एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जू शूली को वीडियो कॉल करता है तो शूली उसे उसका पेट डॉग दिखाती है और ये भी बताती है कि हेड एडिटर ने शिंडन बुक्स ज्वाइन कर लिया है और ज़रूर वही इन सब के पीछे था। जहाँ वो ये भी कहती है कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर ढूंढ लेगी। तभी जू के पीछे उसकी मॉम आ जाती है जो कि उसे वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखकर वहीं पर रुक जाती है और शूली को ये कहते हुए सुनती है कि जू को टेंशन फ्री होकर अपने मॉम डैड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए। जू उसे ये भी कहता है कि वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह बातें कर रही है। जिसके बाद जू की मॉम वहाँ से चली जाती है और वो ये बात डैड को भी बताती है कि ज़रूर जू की कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर डैड काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि जू जैसे चाइल्डिश लड़के की भी गर्लफ्रेंड होगी। दूसरी तरफ चेंग और बाइजी रात भर बात करते करते थक गए थे, इसीलिए वो दोनों बुक स्टोर में ही सो गए। जब चेंग की नींद खुलती है तो वो अपना जैकेट बाइजी को पहनाने लग जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड थी। लेकिन तभी बाइजी की भी नींद खुल जाती है और चेंग उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है ताकि बाइजी को कोल्ड ना हो जाए। इसके बाद हम मिस्टर शिया को देखते हैं जो कि मीटिंग में सारे ऑथर्स को इनवाइट करते हैं और उनसे बात करने के लिए आते हैं। पहले तो वो सारे ऑथर्स पब्लिशिंग हाउस छोड़ने की बात कर रहे थे क्योंकि वो लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मिस्टर शिया उन्हें बताते हैं कि उन लोगों का बॉन्ड कितना पुराना है और वो कितने सालों से एक साथ काम करते आ रहे हैं तो बाकी ऑथर्स भी काम करने के लिए मान जाते हैं। फिर मिस्टर शिया मिस्टर लियांग को भी वार्न करते हैं कि अगली बार से वो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट रिलीज ना करें जिनसे उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो। जिसके साथ साथ मिस्टर शिया शूली को जू की हेल्प करने के लिए एविडेंस पे इकट्ठा करने को बोलते हैं क्योंकि वो जू के लिए एक लाइव इंटरव्यू अरेंज करने वाले थे और उसे जू को खुद को प्रूव करने का मौका मिल सकता था। दूसरी तरफ हम हेड एडिटर को देखते हैं, वो मिस्टर लुओ के साथ घूम रहा था। तभी मिस्टर लुओ का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि हेड एडिटर के सारे ऑथर्स अब भी युआनयू पब्लिशिंग हाउस में ही काम करना चाहते हैं। तो वो हेड पर यहाँ पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है क्योंकि हेड ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे अपने अच्छे ऑथर्स लाकर देगा। इसके बाद हम बाइजी और चेंग को देखते हैं। चेंग ने भी जू के लिए एक पोस्ट की होती है ताकि जू को सपोर्ट मिल पाए, जिसे बाइजी अपने अकाउंट पर भी शेयर करती है और चेंग उसे ड्रिंक्स ऑफर करने लग जाता है। लेकिन बाइजी इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने से मना कर देती है जो देखकर चेंग स्माइल करता है और उसे बताता है कि जब पहले बाइजी उसे रोका करती थी तो चेंग को थोड़ा सा अनोइंग लगता था और वो इरिटेट हो जाता था, पर अब बाइजी जब ये सब कुछ करती है तो पता नहीं क्यों उसे अच्छा लग रहा है। जब वो बाइजी को थैंक्स भी करता है क्योंकि वो उसे इतना सपोर्ट कर रही थी और उसकी हेल्प कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जू अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रहा था तब डैड की बातें उसे याद आता है कि एक बार उसने अपने हाई स्कूल के टाइम पर एक मॉक टेस्ट में अपने आइडियाज़ लिखे थे और वही आइडियाज़ उसने अभी अपनी नॉवल में यूज़ किए हैं। तो उसके पास अच्छा मौका था खुद को साबित करने का कि वो राइटिंग स्टाइल उसी की है। इसकी वजह से वो उसी टाइम स्कूल चला जाता है और उसे पता चलता है कि जब वो मॉक टेस्ट पेपर स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था तब एक लड़की वो पेपर लेकर चली गई थी और जू को बस उस लड़की को ढूंढना था। तभी उसके सामने शूली आ जाती है जो कि उसे आकर सरप्राइज देती है क्योंकि वो उसकी हेल्प करने आई थी। जू उसे कहता है कि वो आज शूली को उसके फ्यूचर पेरेंट्स इन लॉ से मिलवाने वाला है, यानी कि अपने मॉम डैड से मिलवाने वाला था। ये सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और वहीं से दोनों कुछ प्रेजेंट लेने के लिए चले जाते हैं जो कि शूली उसकी मॉम डैड को देने वाली थी। फिर जू शूली को अपने घर पर लेकर जाता है। उसे देखकर जू के डैड काफ़ी खुश होते हैं। वो लोग साथ में डिनर भी करते हैं और हर बार की तरह जू और उसके डैड अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए थे। एक तरफ शूली जू को शांत रहने के लिए उसे पैर से मारती है तो दूसरी तरफ जू की मॉम भी उसके डैड के साथ ऐसा ही करती है। डैड यहाँ पर शूली की तारीफ भी करते हैं क्योंकि शूली ने जू की बुक काफ़ी अच्छे से एडिट करी थी, इसीलिए आज वो अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ। ये लोग फिर सोने के लिए चले जाते हैं और शूली जू का रूम देखने के लिए उसके साथ जाती है जहाँ वो उसके रूम में उसकी जर्नल्स ढूंढ रही थी। लेकिन जू उसे अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है कि अगर जू खुद इसके सामने है तो उसे जर्नल से क्या करना है। दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं और शूली अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जू के पेरेंट्स उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्हें भी शूली काफ़ी पसंद थी क्योंकि शूली की वजह से उनका बेटा इतना खुश रहता था। अगले दिन अब जू को पता चलता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा था उसका डेटा और उसका नाम अब कहीं पर भी नहीं था और वो बस एक तरह से गायब हो गई थी। ये सुनकर जू को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर जिस क्लास में वो लड़की थी उसी क्लास की एक और लड़की का नंबर किसी तरीके से जू को मिल जाता है जिस पर वो कॉल करता है तो वो नंबर सोंगशी की असिस्टेंट का निकलता है। जू अब उसके असिस्टेंट से इस बारे में बात करता है और उस लड़की का नाम भी बताता है तो वो जू से
उस लड़की को कल हाई स्कूल में मिलने के लिए बोलती है क्योंकि वो उस लड़की को अच्छी तरीके से जानती थी। असिस्टेंट उसे उस लड़की का फोटो भी भेजती है। जब जू वो फोटो देखता है तो उसे थोड़ा बहुत याद आता है कि उस लड़की से हाई स्कूल में ज़रूर मिला था। जिसके बाद वो और शूली क्लास के अंदर उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि सोंगशी थी, जो कि बोर्ड पर उसका और जू का नाम एक हार्ट बनाकर लिख रही होती है। उसका रियल नेम और आइडेंटिटी इसीलिए गायब हो चुकी थी क्योंकि पहले सोंगशी काफ़ी अगली और फैट हुआ करती थी, पर उसने खुद पर काम किया और अब वो एक एक्ट्रेस थी। जू से यहाँ पर वो मॉक पेपर मांगता है तो सोंगशी शूली को बाहर जाने के लिए बोलती है ताकि वो जू से अकेले में बात कर पाए। जू ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन शूली उसे रिक्वेस्ट करती है और अब वो दोनों अकेले में बात करते हैं। सोंगशी बताती है कि उसके लुक्स की वजह से उसे स्टूडेंट्स काफ़ी बुली करते थे और सिर्फ जू ही था जो कि उसे लुक्स की वजह से उसे जज नहीं करता था और हमेशा उसकी हेल्प करता था। इसी वजह से सोंगशी ने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करेगी, जिसके लिए वो उसे कैंडीज गिफ्ट करने भी लेकर गई, लेकिन जू ने वो लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताया। इसकी वजह से जू के फ्रेंड्स ने सोंगशी का मजाक बनाया। ये सब सुनते ही सोंगशी ने सोच लिया था कि जू भी उन लोगों में से ही है जो कि लुक्स की वैल्यू करता है, इसीलिए उसने गायब होकर इतने सालों से अपने आप पर काम किया ताकि एक दिन वो जू के साथ रह पाए। ये सुनकर जू सब कुछ समझ जाता है। वो सोंगशी से कहता है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था और अब सोंगशी जब इतनी बदल चुकी थी तो उसे अपना पास भी भूल जाना चाहिए। ये बोलकर जू वो ब्लैक बोर्ड पर बना हुआ हार्ट रब कर देता है और सोंगशी उसे बोलती है कि अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आया तो वो उसे मॉक पेपर नहीं देगी। तो जू भी अब उसे प्लीज नहीं करता और वहां से बाहर आ जाता है। तभी सोंगशी गुस्से में आकर उस पर डस्टर फेंक देती है, जिससे कि जू को भी चोट लग जाती है। लेकिन वो सोंगशी को कन्फ्रंट करता है और उसे बताता है कि अब सोंगशी और उन बुलीज में कोई भी फर्क नहीं रहा क्योंकि सोंगशी भी उनकी जैसी बन गई है। ये सोचने लग गई है कि वो परफेक्ट है तो वो कुछ भी कर सकती है। तो इसके बाद शूली और जू वहाँ से चले जाते हैं। जब शूली पूछती है कि जू ने उसे जाने क्यों दिया और अब एविडेंस का क्या होगा, तो जू कहता है कि उसके लिए एविडेंस से बढ़कर शूली है। और रही बात एविडेंस की, तो उसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइव इंटरव्यू में लेकर जाने के लिए। अगले दिन वो दोनों पब्लिशिंग हाउस के लिए निकल जाते हैं। शूली अच्छे से जू के मॉम डैड को ग्रीट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शूली ऑफिस आती है तो मिस्टर शिया, एडिटर यू और बाकी सभी शूली की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से जू को सही साबित करना था। अब शूली ने जू के लिए सारी तैयारी कर ली थी। तब जू उसे बताता है कि वो इंटरव्यू से पहले अपना मेडन वर्क भी पब्लिश करने वाला है ताकि लोग उसके असली टैलेंट को समझ पाए, जिसमें शूली उसे सपोर्ट करती है। अब जू अपने कुछ फ्रेंड्स की लिस्ट बनाता है ताकि वो उनसे हेल्प ले पाए, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। जू थक कर अब अपनी डेस्क पर सो जाता है, जहाँ पर शूली उसे आकर ब्लैंकेट से कवर करती है। अगले दिन जब शूली ऑफिस जाती है तो शियांग उसे आकर बताती है कि जू ने कुछ पोस्ट किया है। असल में जू ने ये लिखा था कि वो इतने दिन शांत इसीलिए था क्योंकि वो अपने वर्ड्स लोगों के ओपिनियन पर वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसके हेटर्स ने उन लोगों को भी परेशान किया जो कि असल में जू पर बिलीव रखते हैं और उसकी केयर करते हैं, इसीलिए उनके लिए जू अब बोलना चाहता है, जो कि वो कल के इंटरव्यू में बोलेगा। जिसके बाद अब लाइव इंटरव्यू स्टार्ट होता है। यहाँ पर होस्ट एक बार फिर जू से ऐसा सवाल पूछता है जिनका जवाब जू के पास नहीं होता और उसे लाइव ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है। लेकिन तभी जू ने अपने कुछ मेडन वर्क के बारे में बताता है। ये भी कहता है कि आज वो यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो उन लोगों को अप्रिशिएट कर सके जो कि उस पर ट्रस्ट करके उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर शूली को कुछ याद आता है और वो उसी वक्त लाइव स्ट्रीमिंग छोड़कर कहीं पर चली जाती है। इधर जू अपनी राइटिंग के बहुत सारे एविडेंस देता है, लेकिन सभी लोग बस यही कह रहे थे कि जू के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और ज़रूर वो अपनी नेक्स्ट बुक के लिए भी कोई घोस्ट राइटर का ही यूज़ करेगा। इन सब का जवाब अब जू के पास नहीं था, लेकिन तभी शूली वहाँ पर एविडेंस लेकर आती है। असल में वो था मॉक पेपर, जिन्हें देखकर जू ये प्रूव कर देता है कि उसने कोई घोस्ट राइटर यूज़ नहीं किया है और उसकी बुक के फ्रेजेस उसे बहुत टाइम पहले अपनी सीनियर ईयर में बनाए थे। वो अब यहाँ पर ये भी एडमिट कर लेता है कि उसकी एडिटर यानी कि शूली उसकी गर्लफ्रेंड है और वो बहुत ही खुश है क्योंकि शूली का उसकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। शूली गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ एक अच्छी एडिटर भी है, जिसकी वजह से जू की बुक को एक अच्छा मोटिव मिल पाया और वो इतनी आगे गई। ये सब उसके लिए तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि जू के पास शूली का साथ था और वो लोग भी थे जो कि उसे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि चेंग बाइजी और उसके मॉम डैड।
अब जैसे इंटरव्यू खत्म होता है तो जू शूली से पूछता है कि वो टेस्ट पेपर कैसे लेकर आए। शूली उसे बताती है कि स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद वो सॉन्ग से एक बार फिर मिलने के लिए गई थी। वहाँ पर उसने सॉन्ग को सब कुछ सच बताया कि जिस दिन सॉन्गशी ने जू को उसके दोस्तों के साथ उसके बारे में बात करते हुए सुना था, उस दिन जू उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। वो तो सॉन्गशी का स्टैंड उनके सामने ले रहा था, पर सॉन्गशी ने उसे गलत समझा। असल में सॉन्गशी उसके साथ इसीलिए रहना चाहती थी क्योंकि उसे जू की इमेज अपने माइंड में ऐसी बना ली थी कि वो काइंड और परफेक्ट पर्सन है। लेकिन शूली उसे सच बताती है कि जो काइंड है पर वो परफेक्ट नहीं है, और सॉन्गशी को बस उसे इसीलिए अट्रैक्शन हुआ था क्योंकि उसे बस जू की गुड साइड ही देखी थी। बस शूली उसे यही समझाना चाहती थी कि अगर सॉन्गशी जू को इतना एडमायर करती है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि जू इन सब र्यूमर्स और हेट की वजह से लिखना ही बंद कर दे और लोगों से बुली होकर हार जाए, जो सब सॉन्गशी को भी अब रियलाइज हो गया था। इसीलिए वो शूली को मॉक पेपर देने के लिए मान गई थी और उसने एक पोस्ट भी डाल दी थी जिसमें उसने जू के और उसके कोलैबोरेशन ना होने की बात को क्लियर किया था। फिर जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट के लोगों को भी थैंक्स करता है, जिसके बाद वो रात को शूली के साथ शॉपिंग पर जाता है। शूली हेड की एक पोस्ट देखती है। उसने असल में एक ऑनलाइन अपॉलॉजी वीडियो डाली थी। ये एक्सेप्ट किया था कि जू और शूली के लिए जो रिकॉर्डिंग पोस्ट हुई थी वो सब उसी ने करवाया था उन्हें डिफेम करने के लिए, जो सुनकर शूली को काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन अब वो रिलैक्स थी क्योंकि उसके साथ जू जो था, जू उसे अपने बैग पर उठाकर घर तक लेकर आता है और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं कि जब वो ओल्ड हो जाएंगे और उनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर होंगे तब जू ज़्यादा सालों तक जिंदा रहना पसंद करेगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। ये सुनकर शूली बोलती है कि वो बहुत दूर का सोच रहा है क्योंकि अब तक ये भी डिसाइड नहीं है कि शूली के पेरेंट्स उनकी शादी के लिए मानेंगे या फिर नहीं। इस पर जू उसे घुमाते हुए कहता है कि अगर वो नहीं माने तो शूली को उनके सामने रोना होगा और ये कहना होगा कि वो सिर्फ जू से ही प्यार करती है। अब जब ये लोग घर पर आते हैं तो इन्हें उन लोगों के भी कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं जिन लोगों ने जू के स्कैंडल के बाद जू को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब वो लोग उसे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच कर रहे थे, जो देखकर जू खुश तो होता है। वो शूली से ये भी कहता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका करियर इतना पीक पर पहुंच जाएगा। शूली भी उसकी तारीफ करती है कि वो एक फेमस सेलिब्रिटी बन गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइजी मिस्टर लुओ से बात करने के लिए चाहती है क्योंकि मिस्टर लुओ इलीगल तरीके से अपनी कंपनी के बाकी राइटर्स की पेमेंट भी अपने पास ही रख रहा था और उसका कहना यही था कि छोटे राइटर्स के पैसे से ही तो वो इतना बड़ा अमाउंट बड़े राइटर्स को दे पाता है जितना वो लोग डिजर्व करते हैं। ये सुनकर बाइजी को काफ़ी बुरा लगता है। वो तो ये बोल देती है कि वो कल ही कंपनी से रिज़ाइन देगी और मिस्टर लुओ को भी एक्सपोज कर देगी। अगले दिन अब जब शूली ऑफिस जाती है तो एडिटर यू से एक गुड न्यूज़ देती है। वो ये थी कि डायरेक्टर यांग शूली को हेड की पोजीशन देने वाले थे, यानी कि वो डिप्यूटी एडिटर बनने वाली थी। लेकिन उसकी बस एक ही कंडीशन थी और वो ये थी कि शूली को जू को उसकी अगली बुक उनके साथ ही साइन कराने के लिए कन्विंस करना होगा। इस पर एडिटर यू से ये भी समझाती है कि ज़रूरी नहीं है कि शूली जू को एज अ गर्लफ्रेंड बनकर अप्रोच करे और उसे अपने एडिटर होने की ड्यूटी से ये काम करना होगा। वो ये भी चाहती थी कि जल्दी ही जू को वाजी अवार्ड के लिए विनर भी डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि मिस्टर शिया अपनी रिटायरमेंट खुशी से ले पाए। शूली अब ये गुड न्यूज़ जू को बताती है। जू भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो डेप्यूटी एडिटर बनने वाली थी। लेकिन शूली मिस्टर शिया को भी रिटायरमेंट के बाद मिस करने वाली थी। शूली जू के लिए सूट्स डिसाइड करने लग जाती है जो कि अवार्ड में पहनकर वो जाने वाला था, और डिसाइड करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर किस भी करने लगते हैं। लेकिन तभी चैंग शूली के मॉम डैड के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो लोग उन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं। इसकी वजह से अब शूली की मॉम उसे अकेले में बात करती है और उसे जू के बारे में पूछती है कि वो उसकी केयर कैसे करता है। तो शूली यहाँ पर जू की काफ़ी तारीफ करती है और सब कुछ बता देती है जो कि जू ने उसके लिए किया था। जैसे कि उसके थक जाने पर जू ने अपनी बैग पर उसे उठाया था और जू ने शूली का रूम डेकोरेट किया, उसके लिए इतना कंफर्टेबल बनाया। दूसरी तरफ जू शूली के डैड के साथ बात कर रहा था। डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो अच्छे से ड्रिंक कर सकता है। इस पर वो हाँ बोल देता है। अब जब ये लोग डिनर करते हैं तो जू और डैड एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रंक होकर इस तरीके से बात करने लग जाते हैं जैसे कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, जो देखकर शूली और उसकी मॉम सोचने लग जाती है कि ये दोनों तो ड्रंक होने के बाद बिल्कुल ही सेम है। दूसरी तरफ हम चेंग और बाइजी को देखते हैं जो कि जू के बारे में सोच कर हंस रहे थे। तभी बाइजी चेंग को बताती है कि उसने रिजाइन कर दिया है। चेंग कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक वेल डिजर्विंग डायरेक्टर है, तो उसे कहीं पर भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। बाइजी बताती है कि अब वो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, जिसके बारे में उसने बहुत टाइम पहले ही सोच रखा था। चेंग भी इसमें उसकी हेल्प करने वाला था और डिसाइड करता है कि वो बाइजी का स्टार्टअप चेंग की बुक स्टोर में ही सेट करेंगे।
जिस बात पर दोनों एक दूसरे को खुश होकर किस करते हैं। अगले दिन अब शूली के डैड जू को आकर बताते हैं कि कल रात उन्होंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो अगर उन्होंने जू को कुछ भी बोल दिया हो तो जू उन्हें माफ़ कर दे। इस पर जू उन्हें बताता है कि उसे तो कल का कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। तभी डैड उससे कहते हैं कि शूली कभी कभी जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग और एंग्री हो जाती है। तो पास में शूली के डैड ने हमेशा उसे सपोर्ट किया है क्योंकि लोगों को उसके बिहेवियर से प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन अब वो कोई ऐसा इंसान चाहते थे जो कि फ्यूचर में उससे ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करे और उसका गार्डियन बनकर उसे खुश रखे। तो जोन से हाथ मिलाकर प्रॉमिस करता है कि वो उसका गार्डियन बनेगा, जो चीज़ शूली भी वहाँ से खड़े होकर देख लेती है और उन दोनों का मजाक उड़ाती है कि कल तो वो एक दूसरे को बडीज बुला रहे थे और आज प्रॉमिस कर रहे हैं। जिसके बाद शूली की मॉम डैड चले जाते हैं। जू उसे कहता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे रिजेक्ट ना कर दे क्योंकि जू के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो चैंग की बुक स्टोर पर ही जॉब कर लेता। जिसके बाद हम बाइजी को देखते हैं, वो अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर चुकी थी। आखिरी बार अपने कलीग से वो मिलने के लिए आई थी, जहाँ मिस्टर लुओ उसे कहता है कि अगर उसे बाद में रिग्रेट हो तो वो वापस आ सकती है, लेकिन बाइजी मना कर देती है। तभी वहाँ पर और भी एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो कि रिज़ाइन कर रहे थे, और उसके साथ साथ यूनफे भी रिज़ाइन कर देता है क्योंकि अब वो लोग बाइजी के साथ काम करने वाले थे, जो देखकर मिस्टर लुओ कुछ बोल ही नहीं पाते। दूसरी तरफ शूली जब ऑफिस जाती है तो मिस्टर लियांग उसे रोक देता है और समझाने लग जाता है कि उसे किसी भी तरीके से जू से उसकी बुक साइन करवानी होगी, जिसके लिए वो शूली को अपना ब्रेकफास्ट भी दे देता है क्योंकि उसे डर था मिस्टर यांग का, और अगर जू बुक साइन नहीं करता तो मिस्टर लियांग को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटने का डिसीजन मिस्टर यांग ने लिया था। सीन फिर जू पर आता है जो कि अपने डैड के वीडियोस देख रहा था जिसमें वो अवार्ड रिसीव कर रहे थे। तभी शूली वहाँ पर आ जाती है जिससे कि जू अपना फ़ोन छुपा लेता है, लेकिन फिर भी शूली उसे देख लेती है और उसे कहती है कि अब तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो अवार्ड मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश है और वो अपने डैड से इंस्पिरेशन लेना चाहता है। जब वो लोग ये बात कर रहे थे तभी उनके घर मिस्टर लियांग आ जाते हैं जो कि बुक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे। वो जू से काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जू और शूली मिलकर उसे काफ़ी परेशान करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से मिस्टर लियांग वहाँ से चला जाता है और शूली जू को बताती है कि वो दोनों अवार्ड मिलने तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वेट करेंगे क्योंकि इसी तरीके से वो जू के लिए एक बड़ा अमाउंट बना पाएंगे। फिर ये दोनों अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें चैंग और बाइजी भी मिलते हैं। वो लोग जू का नाम अनाउंस होने का वेट कर रहे थे। सभी लोगों को जू से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि उसे अवार्ड ज़रूर मिलेगा। जैसे ही जू का नाम अनाउंस होता है तो सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। जू स्टेज पर जाता है जहाँ उसे अवार्ड देने के लिए स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाता है और वो उसके डैड थे। उन्हें देखकर जू काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि ये प्लान उसके डैड का ही था, जहाँ वो प्राउड फील करके जू को उसका अवार्ड देते हैं और ये भी बताते हैं कि वो हमेशा से उसके साथ स्ट्रिक्ट रहे थे, लेकिन उन्हें समझ आ चुका था कि जू कितना ज़्यादा वेल डिजर्विंग है, और उसके डैड ने भी जू की हर नॉवल पढ़ी है जो कि अच्छी है। जू भी अनाउंसमेंट करता है कि उसे जो भी फंड्स इस अवार्ड सेरेमनी से मिलेंगे वो सारा फंड जू डोनेट करेगा और गरीब बच्चों के लिए लिटरेचर कॉम्पिटिशन रखेगा ताकि उनका टैलेंट भी बाहर निकल कर आ सके। वो दोनों फिर एक दूसरे को हक भी करते हैं, जो देखकर शूली और बाकी सभी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि फाइनली अब जू और उसके डैड के बीच का गैप खत्म हो चुका था। उन दोनों को देखकर बाइजी भी चैंग से प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो भी बेस्ट एडिटर बनकर चैंग को इस तरीके से अवार्ड दिलवाएगी। तो इसके बाद जू स्टेज से उतर जाता है। जब वो शूली के पास जाकर उसे किस करता है तो सबकी नज़र उन दोनों पर ही होती है क्योंकि दोनों बिग स्क्रीन पर दिख रहे थे। फिर सेरेमनी के बीच में ही मिस्टर लियांग अभी भी शूली को कॉल कर रहे थे ताकि वो जू को उसकी बुक के लिए मना पाए, लेकिन शूली मिस्टर लियांग को एक लाइव फोटो सेंड कर देती है जिसमें बहुत सारे एडिटर्स जू को अप्रोच कर रहे थे। जू अकेले में अपने डैड से बात करता है और पहली बार वो अपने डैड से अपनी तारीफ सुन रहा था। उसके डैड हाई स्कूल टाइम में हुए इंसिडेंट के लिए भी उससे माफ़ी मांगते हैं। इस पर जू उनसे कहता है कि जब वो हाई स्कूल में था और उसने अपनी फर्स्ट नॉवल लिखी थी तब वो बस यही सोचता था कि एक बार उसके डैड उसकी तारीफ करे, लेकिन तब उनके बीच सिचुएशन सही नहीं थी और जू ने पूरे 13 साल ये सुनने के लिए वेट किया जो कि उसके डैड अब उसे कहना चाह रहे थे कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। बस यही सोचकर जू अपनी और अपनी डैड की वो लड़ाई भूल चुका था। डैड अब उसे जाते हुए बस इतना कहते हैं कि अब वो शूली के पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं ताकि वो लोग मिलकर दोनों की शादी के बारे में बात कर पाए। जिसके बाद जू और शूली अपने घर पर आ जाते हैं। शूली अवार्ड का फोटो क्लिक करने जू के रूम में आती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि वो जानता है कि शूली वहाँ पर सिर्फ फोटो क्लिक करने तो नहीं आई थी। बस इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।
अगले दिन अब जब जू की आंख खुलती है तो वो बाहर आकर देखता है कि शूली ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था और उसके पेट डॉग के साथ खेल रही थी। जो देखकर जू चैंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो आज जो फील कर रहा है वो शायद चैंग ने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि जू ने अब शादी करने का डिसाइड कर लिया था। दूसरी तरफ चैंग भी अपने घर में बाइजी को देखकर यही फील कर रहा था कि उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शूली जब ऑफिस जाती है तो मिस्टर लियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर खड़ा हुआ था। वो शूली से रिक्वेस्ट करता है कि अब तो उसे जू को अप्रोच कर लेना चाहिए। शूली मिस्टर लियांग को बताती है कि जू की कुछ कंडीशंस हैं और वो ये थी कि उन्हें जू के लिए एक स्टेटमेंट पोस्ट करनी थी। ये सब असल में उस बात का रिवेंज था जब मिस्टर लियांग ने जू का आउटकास्ट करके उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट पोस्ट कर दी थी। इस पर मिस्टर लियांग को भी हाँ बोलना पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू चैंग के घर पर जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। अब चैंग और जू मिलकर दोनों यही सोच रहे थे कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स को कैसे प्रपोज करना चाहिए, जैसे कि कार ट्रंक सरप्राइज या फिर किसी बॉक्स में खुद को बंद करने वाला सरप्राइज। लेकिन उन दोनों के ही आइडियाज़ एक दूसरे को फ्लॉप लगते हैं। तभी चैंग जू से पूछता है कि क्या उसने शूली की रिंग ले ली, क्योंकि चैंग तो बाइजी को लेकर सीरियस था। उसके पास पहले से एक रिंग तैयार थी, जो देखकर जू उसी टाइम रिंग खरीदने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ शूली एडिटर यू को अपने पब्लिशिंग हाउस का एक ऐप बनाने का प्रपोजल देती है, जो आइडिया काफ़ी अच्छा था। और अब शूली एक डेप्यूटी एडिटर थी तो उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। वो घर जाती है और अपनी डेप्यूटी एडिटर बनने की खुशी जू को देती है, पर साथ ही दोनों थोड़े इमोशनल भी थे क्योंकि मिस्टर शिया रिटायर हो रहे थे। इस पर जू उसे कहता है कि वो मिस्टर शिया से मिलने आने वाला है, क्योंकि उन्होंने जू की डैड की बहुत सारी बुक्स पब्लिश की थी और उसके डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे, तो उनके बिहाफ में वो आने वाला था। अगले दिन मिस्टर शिया एडिटर यू के साथ पब्लिशिंग हाउस को एक आखिरी बार अच्छे से देखते हैं और उनकी पब्लिश की हुई बहुत सारी बुक्स को देखकर वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। और उसके बाद वो अपने हर एक एम्प्लॉय को अच्छे से अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए बोलते हैं। मिस्टर शिया के जाने के बाद सभी लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें रिस्पेक्ट देने पब्लिशिंग हाउस के सारे राइटर्स भी आए हुए थे, जिनमें से एक था जू। वो अपनी हुआजी अवार्ड भी मिस्टर शिया को एक गिफ्ट कर देता है, क्योंकि मिस्टर शिया एक वेल डिजर्विंग एडिटर थे और वो अवार्ड भी उन्हीं के लिए बना था, जो देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं और इस तरीके से उनका एक इमोशनल फेयरवेल हो जाता है। दूसरी तरफ बाइजी ने भी चैंग के बुक स्टोर में अपना स्टार्टअप कर दिया था। वो जब अपनी मीटिंग कर रही होती है तो चैंग उसे दूर खड़ा देख रहा था और स्माइल कर रहा था। शाओबा ये देखकर चैंग से बोलता है कि चैंग को देखकर ये लग रहा है कि वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देख रहा होगा। जिसके बाद वो बाइजी के पास जाता है और उसे एक जगह पर ले जाने की बात करता है। ये वही जगह थी जहाँ वो पहले भी जाया करते थे। असल में वहाँ पर चैंग इसीलिए आया था ताकि वो बाइजी को शादी के लिए प्रपोज कर पाए, जहाँ वो बाइजी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो बहुत ही लकी है कि बाइजी उसकी लाइफ में आई, क्योंकि उसकी वजह से वो इतना अच्छा राइटर बन चुका था और उसकी इतनी सारी बुक्स पब्लिश हुई। वो उसे थैंक्स कहकर हक करता है और वो रिंग पहनाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। बाइजी भी काफ़ी इमोशनल होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जू और भी आइडियाज़ के साथ चैंग के घर पर जाता है। चैंग उसे बोलता है कि तुम्हें ये सारे आइडियाज़ फॉलो करने के बजाय अपने दिल से कुछ करना चाहिए। इस पर जू कहता है कि ऐसा होता तो चैंग अब तक बाइजी को प्रपोज कर चुका होता। इस पर बाइजी सामने आती है और अपनी रिंग दिखाते हुए जू से कहती है कि वो क्या बोल रहा था, जो देखकर अब जू पर प्रेशर बन जाता है। वो शूली को प्रपोज करने के लिए एक सरप्राइज डिनर रेडी करता है, जहाँ पर उसने अपने पेट डॉग के गले में वो रिंग बांध दी थी और वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसका पेट डॉग आकर उसे वो रिंग दे और जू शूली को प्रपोज करे। लेकिन सब कुछ इसका उल्टा ही होता है, क्योंकि ना ही जू का पेट डॉग रिंग लेकर उसके पास आता है और ना ही जू में इतनी हिम्मत होती है कि वो शूली से कुछ भी बोल पाए। असल में उसका डॉग उसकी रिंग भी खो देता है, जो कि बाद में जू को अपने सोफा के नीचे मिलती है। अगले दिन शूली अब न्यू ईयर पार्टी के लिए अपने ऑफिस चली जाती है। दूसरी तरफ सो हैंग भी एडिटर यू से मिलने के लिए जा रही थी। वो हेड को रास्ते में बुक सेल करते हुए देखती है और उसे एक एडवाइस देती है कि शूली और उसमें बस इतना ही फर्क था कि शूली राइटर्स के अंदर उनका बेस्ट देखती थी, जबकि हेड हमेशा सिर्फ पैसे देखता था। वो बस इतना ही कहती है कि एडिटर को अपने सामने वाले इंसान की ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी वो अच्छा काम साथ में मिलकर कर पाएंगे। जिसके बाद हम सो को देखते हैं, उसने शूली को प्रपोज करने के लिए अच्छे से डेकोरेशन कर ली होती है। वहीं एडिटर यू और सो हैंग साथ होते हैं। सो हैंग उसे शादी करने के लिए बोलती है, क्योंकि एडिटर यू बहुत टाइम से अकेली थी, पर यू उसे बताती है कि भले ही अपने काम में वो बिजी रहती है और हर रोज़ इतना थक जाती है कि वो ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पाती, लेकिन उसे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी पब्लिशिंग हाउस की नई शुरुआत होने की वजह से पब्लिशिंग हाउस को यू की ज़रूरत है, इसीलिए वो अपना सारा फोकस वहाँ पर
लगाना चाहती है। सीन फिर जू पर आता है जो कि शूली के आने का वेट कर रहा था। जब वो टाइम पर घर नहीं आती तो वो उसे बाहर ढूंढने चला जाता है। उसे लेक साइड पर वो मिलती है जहाँ पर सभी लोग न्यू ईयर की काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक सही टाइम पर शूली जू की तरफ भागकर आती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जिस बीच जू वो रिंग शूली के हाथ में भी पहना देता है। जब शूली उसे देखती है तो काफ़ी खुश होती है। हम ये भी जान पाते हैं कि जू शूली को अपनी लाइफ में पाकर कितना ज़्यादा लकी था, क्योंकि पहले उसे बस यही लगता था कि वो अकेले भी अपनी लाइफ जी सकता है और वो खुद अपने आप के लिए काफ़ी है। लेकिन जब शूली उसकी लाइफ में आई तो जू को पता चला कि उसे एक बेस्ट कंपनी मिल चुकी है जो कि उसके साथ पूरी रात जागकर काम भी करती है और उसके साथ हर टाइम एंजॉय भी करती है। इसीलिए जू काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल था कि वो शूली जैसी लड़की से शादी कर रहा था। फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शूली और जू की एक बेटी भी थी और शूली अब भी पब्लिशिंग हाउस में जॉब करती थी। लेकिन फ़र्क बस इतना था कि वो अब एडिटर नहीं बल्कि चीफ बन चुकी थी और एडिटर यू अब डायरेक्टर बन गई थी। साथ ही साथ नियाओ की भी शादी होने वाली थी और श्यांग भी काफ़ी बदल चुकी थी क्योंकि अब वो सीनियर डिज़ाइनर बन चुकी थी। शूली फिर पब्लिशिंग हाउस की नई इंटर्न्स को सारा काम समझाती है और वो उसे डेस्क पर बैठने के लिए बोलती है जहाँ वो पहली बार बैठी थी। आज वो एक इंटर्न से सीधा चीफ बन चुकी थी, जिसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जब बाइज़े भी उसके साथ बिजनेस करने के लिए आती है तो शूली को याद आता है कि पहले वो दोनों राइवल्स हुआ करती थी लेकिन अब दोनों साथ में बिजनेस कर रही थी। शूली फिर काम से फ्री होकर जो और अपनी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाती हैं जहाँ वो लोग घोस्ट की न्यू बुक के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि घोस्ट ने उन दोनों की स्टोरी के ऊपर एक नॉवल लिखी थी और उसका नाम था मूनलाइट, जिसे वो दोनों साथ में पढ़ रहे थे और अपने पुराने दिन याद कर रहे थे। तभी चैंग और बाइज़े भी घूमने के लिए आ जाते हैं और ये लोग सभी साथ में बैठकर अपनी हैप्पी फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।